एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज पंप। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किए थे या करे थे। तो आज हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाकर उसके कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो अभी आउट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। IBPS RRB की वेरियस पोस्ट निकली हैं लगभग 8000 के अराउंड। ठीक है, इसमें एग्जाम्स दो फेज में होता है, प्री और मेंस में। ठीक है, तो प्री देना पड़ेगा आपको, उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आप मेंस में जाओगे। इसके लिए अभी मैं पहले ब्रीफ में प्री का जो सिलेबस है उसे डिस्कस करता हूँ। प्री के सिलेबस में आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स एंड सेकेंड है आपका रीजनिंग। 40 मार्क्स का मैथ रहेगा, 40 का आपका रीजनिंग रहेगा। टोटल कितना हुआ? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर, 45 मिनट्स आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जितने भी लोग हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं, 40 मार्क्स की जो रीजनिंग है वो मैं यहाँ आपको इस चैनल पर कवर कराऊंगा A to Z। ठीक, दूसरी चीज़, IBPS के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे 18, 19, 17 के पूरा सिलेबस कवर करने का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम इस चैनल पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी रीजनिंग की गारंटी मेरी। मैथ्स की मैं अभी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। दोनों ही सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग की गारंटी मैं लेता हूँ। पूरा रीजनिंग हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। रीजनिंग में भी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मेन फोकस क्या है आपका? वो है हमारा पजल। अगर आप बैंकिंग एग्जाम के किसी भी प्रीवियस एग्जाम का पेपर अगर आप देखते हो, बेसिकली अगर मैं IBPS की बात करूँ, मैंने स्टडी किया, एनालाइज किया उसको, तो 40 में से 15 to 20 मार्क्स में सिर्फ आपका पजल है, सिर्फ और सिर्फ पजल है। तो आप ये खुद समझो कि एक सब्जेक्ट है पूरा आपके में जिसमें से 50% वेटेज सिर्फ पजल को दिया गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है तो आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो पजल में मैंने सीटिंग अरेंजमेंट शुरू किया था, इसमें सर्कुलर हमने कंप्लीट किया सारे टाइप। अभी हमारा लीनियर चल रहा है, इसके बाद हम स्क्वायर और रेक्टेंगल टेबल में बात करेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में चले जाएंगे, फिर हम फ्लोर बेस्ड पजल में चले जाएंगे, और उसके बाद हम शेड्यूलिंग पजल में चले जाएंगे, और लास्ट में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। तो पूरा पजल आपका मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल के पजल के लेक्चर नंबर 1 से अभी प्रेजेंट लेक्चर तक और आगे हमें फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि 15 to 20 मार्क्स विदिन 10 to 12 मिनट्स, विदिन 10 to 12 मिनट्स आप स्कोर करना सीख जाओगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 45 मिनट्स का टाइम है टोटल। अगर आप दोनों सेक्शन को 22 या 23 मिनट्स भी देते हो, 22 एंड 23 इंडिविजुअली, तो जाकर आप पेपर कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल, हमारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, पजल की सीरीज़ को आप देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है पूरी, अच्छे से देखिए और हमें फॉलो करते जाइए। IBPS की पूरी रीजनिंग में यहाँ पर आपको कवर कराने वाला हूँ, विद एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये बात की थी हमने, एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसलिए मैंने ये डिस्कस किया थोड़ा सा। अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर पढ़िए इसे। देयर आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। 8 लोग नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो बेसिकली आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एक बात, कि अगर कोई नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है तो सिंपली ये वाला राइट साइड होता है जो हमारा राइट साइड होता है, और ये वाला लेफ्ट साइड होता है जो हमारा लेफ्ट साइड होता है। तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन क्या है, ए सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लाइन। ए सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लाइन। देखो, लेफ्ट मतलब ये वाली लेफ्ट लाइन है, ठीक है, और राइट मतलब इस तरफ आपका राइट होगा। तो ए सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट लाइन, इसका मतलब ये है कि ए के इस तरफ 3 लोग होंगे और ए यहाँ पर 4th पोजीशन पे बैठा हुआ है। और ऑब्वियसली बात है, अगर ये 4 फ्रॉम द लेफ्ट है तो इसके इस तरफ कितने लोग होंगे, क्योंकि टोटल 8 लोग हैं लाइन में, तो ये आपके टोटल 8 पीपल हो गए एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ए सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लाइन। देयर इज 1 पर्सन बिटवीन ए एंड एच। देखो, अब ए और एच के बीच में एक पर्सन हो सकता है, तो इसकी कंडीशन देखो क्या क्या हो सकती है।
ए अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो ए की इस तरफ भी एच हो सकता है, तो भी ए और एच के बीच में 1 पर्सन है, और ए की इस तरफ भी एच हो सकता है, तो ए और एच के बीच में यहाँ भी 1 पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देयर इज 1 पर्सन बिटवीन ए एंड एच, वो हमने देख लिया। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो सी यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे सी यहाँ पे हो जाएगा। मोर देन 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि मोर देन 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। इसका मतलब ये समझो, सी और ई के बीच में ना तो 1 है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, मोर देन 3 चाहिए, मतलब 4 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा। तो अगर मैं उस कंडीशन को अगर यहाँ पर देखना चाहूँ, क्या है यहाँ पर, सी और मोर देन 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, तो सी यहाँ पर प्लेस्ड है ना, इस तरफ तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर इस पोजीशन पर नहीं आ सकता एच, क्योंकि अगर यहाँ पर आप एच को बिठाते हो तो इसमें सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोर देन 3। तो यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन बनेगी, और वो क्या होगी कि आपका एच आएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी ये एच नहीं, ये सी एंड ई है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, ई। ठीक है, अब यही कंडीशन अगर मैं नीचे वाले अपनी नीचे वाला जो हमने दूसरी कंडीशन बनाई है, अगर इसमें यही चीज़ को प्लेस करूँ तो कैसे होगा, देखो सी एंड डी के बीच में क्या चाहिए मुझे, मोर देन 3। यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो या तो आपका ई आएगा यहाँ पे, या तो ई आपका इस पोजीशन पे भी आ सकता है। तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी सीटिंग अरेंजमेंट या पजल की बात होगी तो कंडीशन बनाने से घबराना मत। ठीक है, तो चलो एक कंडीशन को ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली कंडीशन थी, ये आपकी दूसरी कंडीशन का पहला पार्ट, और ये दूसरी कंडीशन की सब कंडीशन, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सी मोर देन 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, तो वो हमने तीनों जगह प्लेस कर दिया। जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो देखो जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो जी इस कंडीशन में यहां पर आ जाएगा, इस कंडीशन में यहां पर आ जाएगा, इस कंडीशन में कोई प्लेस नहीं बची, इसलिए ये वाली कंडीशन क्या हो गई आपकी गलत। कंडीशन बनाते जाओ, कंडीशन बनाते जाओ। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, और वो केस कब होगा, 100 में से सिर्फ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती दिखेंगी, तो एक कंडीशन तो आपकी कट गई, सेकंड का सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देयर इज 1 पर्सन बिटवीन जी एंड बी, तो जी एंड बी के बीच में 1 पर्सन, मतलब यहाँ तो यही कंडीशन है, जी और बी के बीच में इस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, देयर इज 1 पर्सन बिटवीन जी एंड बी, तो इस कंडीशन के लिए बी आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, डी सिट एट वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ एफ। इसका मतलब ये है कि अगर एफ आपका यहाँ प्लेस्ड है तो डी कहीं ना कहीं एफ के राइट की तरफ बैठा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डी और एफ इमीडिएट पड़ोसी हैं या तुरंत पड़ोसी हैं, इसका मतलब ये है कि डी कहीं ना कहीं एफ के दाएं तरफ बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन कैसे बनेगी, अगर एफ यहाँ पर है, क्योंकि 2 ही पोजीशन खाली है हमारे पास, तो डी यहाँ पर आएगा। सिमिलरली अगर एफ यहाँ पर है तो डी हमारे पास यहाँ आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट क्या है। सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर, सी और डी एक दूसरे के तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में देखो सी और डी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाती है। तो आपका करेक्ट अरेंजमेंट क्या हो गया, ऊपर वाला। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो जी का इमीडिएट नेबर यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पर इमीडिएट नेबर जी के कौन है, डी एंड ई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर आर सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड, मतलब कौन सा जोड़ा रेखा के अंत में बैठा हुआ है, तो कौन है वो, एफ एंड ई। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, कितने लोग सी के बाईं ओर बैठे हैं, तो सी के बाईं ओर कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब क्या है, इस क्वेश्चन ने पूछा है कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बेसिस पर कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स में से ट्रू है। तो पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, देयर इज 1 पर्सन बिटवीन बी एंड ई, तो बी एंड ई के बीच में यहाँ पर तो 2 लोग हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। सेकंड क्या है, ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी,
ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, देख लेते हैं, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ये क्या है आपका करेक्ट हो गया। बाकी के स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। सी इज सिटिंग एट द एंड, गलत है, सी एंड में नहीं बैठा। 2 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी के बीच में कोई भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और ये क्या है, नन ऑफ द अबव इज ट्रू, मतलब कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 या बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट। बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो। ऑड वन आउट का मतलब क्या है कि दिए हुए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो सबसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, सी बी। तो अगर आप यहाँ पर देखो सी बी, सी और बी के बीच में यहाँ पर एक है, एक ही बंदा बैठा है। डी ई के बीच में भी एक बंदा बैठा है। बी एफ के बीच में भी देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बी एफ देखो, बी एफ के बीच में देखो कितने सारे लोग हैं, 3 लोग हैं ना। ठीक है, तो ये अभी एक ऑड दिखाई दे रहा है मुझे। ए एंड डी के बीच में भी सिर्फ एक बंदा है। उसके बाद एफ और सी, तो एफ और सी के बीच में भी सिर्फ एक बंदा है। तो बेसिकली बी और एफ ऐसा ऑप्शन है जिसके बीच में एक नहीं 3 लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें से ऑड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, आया होप आपको पूरा अरेंजमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस से रिवाइंड करके इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, पढ़िए इसे, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पॉज करके। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 people A B C D E F G H are sitting in a single row facing towards the north, not necessarily in the same order। तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि 8 लोग एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं नॉर्थ फेस करके। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ स्पेसिफाई कर दूं, ये जो क्वेश्चन है SBI, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कौन सा, SBI क्लर्क और IBPS RRB का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोनों। तो बेसिकली मेरा बताने का आपको ये कोशिश है कि पहले 2 लेक्चर्स थे वो बेसिक थे, एसएससी रेलवेज के लिए थे। बैंकिंग में लेवल में ये रहता है आपका क्लर्क लेवल। ठीक है, तो जब पीओ लेवल के लिए जाएंगे तो उसको भी हम देखेंगे, थोड़ा और एडवांस हो जाता है पीओ लेवल में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे वो इसका थोड़ा पीओ लेवल का होगा। ठीक है, बट अभी ये सारे क्लर्क लेवल के क्वेश्चन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, 8 people A B C D E F G and H are sitting in a single row facing towards the north, not necessarily in the same order। ऑल आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर, मतलब सब एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। सी इज सिटिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो बेसिकली सी इज सिटिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ जी किस तरीके से बनेगी कंडीशन, सी अगर यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4, तो ये अरेंजमेंट आपको क्या बता रहा है, सी इज सिटिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, बट नॉट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, मतलब सी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। तो इसका मतलब आप एक चीज़ समझो, उसने क्या बोला है, सी इज सिटिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, बट नॉट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। सी आपका कहाँ बैठा है, जी के बाईं तरफ बैठा है, 5वें स्थान पर 5th है, लेकिन वो एंड में नहीं है। इसका मतलब आप समझो कि अगर सी के इस तरफ, अगर सी की पोजीशन किसी भी एंड में नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बंदा और प्लेस होगा। मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 और 6 लोगों की चेयर्स आपने प्लेस कर दी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चेयर तो मिनिमम आएगी। ठीक है, उसके बाद E इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो E इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो E आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओनली A इज सिटिंग बिटवीन C एंड H। ओके, तो ये क्या कह रहा है, ओनली A इज सिटिंग बिटवीन C एंड H। बेसिकली इसकी 2 तरीके से कंडीशन बन सकती है। अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ तो ओनली ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड एच, तो अगर ए इधर आता है तो एच आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस कंडीशन को मैं इस तरीके से बनाता हूँ, एक तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लेस था तो हमने एक और चेयर बची थी उसको भी यहीं प्लेस कर दिया। तो आप काउंट करोगे तो 3 4 5 6 7 8 चेयर्स आपकी इस वाली कंडीशन में कंप्लीट हो गई। बट इसमें अभी एक चेयर अननोन है ऊपर वाली कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर ए यहाँ पर है तो एच आपका यहाँ आ जाएगा इस कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, तो बी एंड डी के बीच में, इसको हम लिख लेते हैं साइड से, बी एंड डी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है। एटलीस्ट 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ। बेसिकली वो कह रहा है कि कम से कम 5 लोग डी और एफ के बीच में बैठे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो इस कंडीशन को, अब आपको बेसिकली डी और एफ के बीच में 5 लोग चाहिए।
तो 5 लोग चाहिए, तो उस कंडीशन को आप कैसे फिल करोगे? देखो यहाँ पे अगर मैं डी और एफ के लिए इस वाली नीचे वाली कंडीशन में जाता हूँ, डी और एफ के बीच में अगर मुझे 5 लोग रखने हैं, ठीक है, तो डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, क्योंकि इस तरफ की 3 चेयर तो मेरी हो गई, तो यहाँ पर डी और बी कहीं पर आ ही नहीं सकता। आप देखो इतनी चेयर्स ही नहीं बची हैं, इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी चेयर्स ही नहीं बची, क्योंकि डी और बी के बीच में मुझे कितने लोग चाहिए? एटलीस्ट 5% चाहिए, तो नीचे वाली कंडीशन में वो फिल ही नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम इस वाली कंडीशन की बात करते हैं। इस वाले केस में क्या हो सकता है, जैसे कि या तो आपकी एक चेयर इधर प्लेस्ड हो, क्योंकि एक ही चेयर का प्लेस रह, एक ही चेयर की पोजीशन रह गई, तो एक चेयर या तो आपकी इस तरफ हो सकती है, नहीं तो आपकी एक चेयर इस तरफ हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी नीचे वाली कंडीशन में भी 8 कंप्लीट हो गए और ऊपर भी आपकी 8 कंप्लीट हो गई। ठीक है, बट आप एक चीज़ देखो, ऊपर वाली कंडीशन में आपको बी और डी के बीच में सिर्फ एक का गैप छोड़ना है, तो बी और डी के बीच में आप एक का गैप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि बी अगर यहाँ पे है तो इधर कोई ऑलरेडी बैठा है, बी यहाँ आ नहीं सकता। तो आप देख रहे हो कि ऊपर बी और डी के बीच में आपको एक का गैप रखना है, बट ऐसी पॉसिबिलिटी ऊपर बन पाएगी कहीं पर? क्योंकि यहाँ पर कंजिक्यूटिव चेयर्स है, लगातार 2 चेयर्स हैं, यहाँ पर एक बीच में चेयर है, तो ना तो यहाँ बन सकती ना तो यहाँ बन सकती, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब बचा आपका बी और डी के बीच में आपको 1% चाहिए, और आपको ये भी कंडीशन फुलफिल करनी है कि देयर आर 5% बिटवीन, एटलीस्ट 5% बिटवीन डी एंड एफ। ठीक है, तो आप देखो अगर आप बी को यहाँ प्लेस कर सकते हो या तो डी आपका इस तरफ आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि एटलीस्ट 5% सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, तो 5% कैसे बैठाओगे फिर? 1 2 3 4 5, तो वो यहाँ भी आ सकता था। तो बेसिकली या तो अगर आप डी को यहाँ बैठाते हो, तो बी और डी के बीच में हमेशा एक बंदा चाहिए, तो यही पोजीशन बन सकती है। आप चाहो तो उसको अल्टरनेट चेंज कर सकते हो। देखो अगर आप डी को यहाँ प्लेस करते हो इस पोजीशन पे, तो एफ आप बी आपका यहाँ आएगा, तो उसके बाद एफ को आपका यहीं आना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, कंडीशन गलत हो गई, 5 लोग चाहिए तो 4 लोग नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने जो पहले कंडीशन बनाई थी वही करेक्ट थी। इसका मतलब क्या होगा? आपका बी आएगा यहाँ पर और डी आएगा आपका यहाँ पर और एफ यहाँ आ जाएगा। अब आप देखो बी और डी के बीच में एक है, ये को कंडीशन कंप्लीट हो गई, और फिर क्या एटलीस्ट 5% आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, तो डी एंड एफ के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एटलीस्ट का एटलीस्ट यूज़ किया है ना, तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? कम से कम। कम से कम उतने लोग तो होने चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कम से कम का मतलब होता है कि मिनिमम उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, और ज़्यादा हो जाती है तो गुड है। ठीक है, तो आपका अरेंजमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग रिवाइंड करके पॉज करके वापस से इसको देखिए। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, वो और हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी? तो बी की पोजीशन, सी की पोजीशन बतानी है आपको, किसके रेस्पेक्ट में या किसके संदर्भ में? बी के। तो आप देखो 1 2 3 4, तो सी की पोजीशन क्या हो जाएगी बी के रेस्पेक्ट में? 4th टू द लेफ्ट। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्या है? हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एच? तो डी एंड एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? देखो आप 1 2 एंड 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी अरेंजमेंट के बेसिस पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड? तो देखो एक्सट्रीम एंड मतलब अंत में कौन इसमें से नहीं बैठा है? तो डी बैठा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड? डी बैठा है, नहीं बैठा। एफ बैठा है, हाँ बैठा है। जी बैठा है, नहीं बैठा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ई, बोथ डी एंड जी, क्योंकि इसमें पूछा क्या कि कौन एंड में नहीं बैठा। एफ बैठा हुआ है, डी और जी नहीं बैठे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ डी एंड जी। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने प्रॉमिस किया था कि हम सारा रीजनिंग आपको यहाँ कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, जितने लोग घर बैठ के अभी IBPS का नोटिफिकेशन आया तो कोई कहीं तैयारी करने नहीं आ सकता, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि रीजनिंग में आपको पूरी कराऊंगा A to Z। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो और जो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ अगर आप वो कोशिश करोगे तो 40 में से 35 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इसकी मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि पजल एक ऐसा टॉपिक है
जो कितना भी अच्छा कोई टीचर पढ़ा ले और कितना भी स्टूडेंट कहीं भी जाकर पढ़ ले, चाहे बड़ी सिटी में जाकर पढ़ ले, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, कहीं भी जाकर पढ़ ले, अगर आप टीचर से पढ़ने के बाद इसकी लगातार 1 से 1.5 से 2 महीने तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यूजलेस है। क्योंकि पजल में कोई तो ट्रिक्स नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको तरीका समझना होता है और अपनी कमांड बनानी होती है। और कमांड कैसे होती है किसी चीज़ पे, वो आप सब लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है और कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है। तो प्लस पॉइंट कैसे होता है और फिर वीक को प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मैं पहले बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हमने जो पढ़ा था, हमको इतना पता है अभी तक, हमने जो अरेंजमेंट हमने पढ़ा है अभी तक, वहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हमें हमेशा मिले ही मिले हैं। कहने का मतलब क्या है, 8 लोग हैं, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, अभी तक हमको ये क्वांटिटी मिली है। अगर आपको थोड़ा और हाई लेवल जाना है तो एक सिटिंग अरेंजमेंट में या एक लीनियर अरेंजमेंट में अगर आपको बोल दे कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो, और फिर आप जब आपसे अनसर्टेन नंबर बोलता है और फिर पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो, ठीक है, तो वो थोड़ा एक स्टेप और ऊपर हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर विद इन 1 दिन के अंदर आपको अपलोड मिल जाएगा, इसके बाद ही जस्ट। तो उसमें हम अनसर्टेन नंबर देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो किसी भी बैंक एग्जाम्स के लिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो रेलवेज एग्ज़ाम है, जो NTPC आने वाला है, वो भी अब बहुत अच्छा रीजनिंग का लेवल आने वाला है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जिनका प्रिपरेशन लेवल एक स्टेप ऊपर होगा वही सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो वो लोग जो रेलवेज की तैयारी करें वो लोग भी इसको ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी CSET वाले लोग, CSET के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, क्लैट के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे बैंकिंग के एग्जाम्स में मिलते हैं। तो शेयर कीजिए सब लोगों के साथ, जिससे कि सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता है, ठीक है। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चलिए बाय बाय।